नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक पढ़ा था सर्वप्रथम हमने घग्गर नदी, फिर उसके बाद में पढ़ा हमने कातली, फिर पढ़ा काकड़ी, फिर पढ़ा हमने कौन सी नदी, तो है आपकी साबी नदी। साबी नदी के बाद पढ़ा बाणगंगा नदी। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है छठे नंबर की, उसका नाम है रूपारेल नदी। क्या नाम है? रूपारेल नदी। तो हमने आपको पहले बताया था कि नदियों को पढ़ने से पहले आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स जरूर आप ध्यान रखना है। पॉइंट क्या बताए थे? सबसे पहले अगर किसी भी नदी का क्या हो, जो है प्राचीन नाम हो, क्या हो? प्राचीन नाम, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो रूपारेल नदी का कोई प्राचीन नाम है नहीं है, तो हम वही उपनाम के बारे में बात करेंगे कि इसका उपनाम क्या है, मतलब इसके अन्य और क्या क्या नाम है। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले। अब देखो जैसे रूपारेल नदी को लसवारी नदी कहते हैं, रूपनारायण नदी कहते हैं, लेकिन जाना स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा का मतलब होता है वहां के लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा इसने मूल रूप से इसे किस नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में। तो ये भी हमको अलग से याद रखना है स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये रूपारेल नदी का उद्गम किस जिले से होता है, कौन सी पहाड़ी से होता है, उसके बारे में बात करें। उद्गम मतलब यह नदी कहां से निकलती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उद्गम के बाद में हम पॉइंट याद रखेंगे कौन सा? प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है? बहाव क्षेत्र। मतलब ये नदी कहां कहां बहती है, राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, वो हम बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत। प्रवाह क्षेत्र के बाद में आपको पता है कि ये नदी कहीं न कहीं जाकर के क्या होती है? समाप्त होती है। क्या यह नदी कहीं न कहीं जाकर के समाप्त होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए कुल लंबाई इसकी कुछ ऐसे ऑथेंटिक लंबाई है नहीं, तो इसलिए हम इस पॉइंट को छोड़ देंगे। हमने पहले कहा था कि जिन जिन नदियों के लंबाई हमें याद करनी है मैं उसको लिखा दूंगा, जो ऑथेंटिक है, जो पूछी जाती है परीक्षाओं में, और जिनकी ऑथेंटिक लंबाई नहीं है उनके हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। तो समाप्त के बाद में आप जानना इस पे कौन सी सभ्यता स्थित है, इस पर कौन सी सभ्यता स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखो इस पर जो है कौन सी सभ्यता के बाद में कौन सा बांध स्थित है, बांध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बांध के बाद में आपको धारणा विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे कि इस नदी की मुख्यतः क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो रूपारेल नदी पढ़ रहे हैं, रूपारेल नदी का अंतर्गत हम इन पॉइंट्स के आधार पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि रूपारेल नदी को जो हम क्या कहते हैं, धारणा इस नदी को देखो पीछे क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए पीछे आ रहा है इसके लय, तो इसी नदी को हम क्या कहते हैं? लसवारी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसवारी। रूपारेल नदी को हम क्या कहते हैं? लसवारी नदी कहते हैं। ये ध्यान रखना, लय से लसवारी ध्यान रह जाएगा, लसवारी नदी कहते हैं। इसी नदी को आप क्या कहते हो? रूपनारायण नदी। क्या कहते हैं बताइए? रूपनारायण नदी भी इसी को कहा जाता है, रूपनारायण नदी। लेकिन ध्यान रखना स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है ये जानना। तो स्थानीय भाषा में कहते हैं इसको वराह नदी, वराह नदी। स्थानीय भाषा का मतलब होता है वहां के लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, जहां ये अलवर में जहां निकलती है, दीघ भरतपुर में जहां बहती है, तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा इसको वराह नदी के नाम से जानते हैं। अब आपको ध्यान, हम उद्गम, प्रवाह क्षेत्र और समाप्त एक साथ पढ़ते हैं। तो देखिए ये राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत इस नदी को देखते हैं कि ये नदी कहां से निकलती है, कहां बहती है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे जिलों की। तो देखिए ये जिला कौन सा है? ये जिला है अलवर। कौन सा जिला है? ये अलवर। ये जिला है अलवर, ध्यान रखना। ये जिला कौन सा है? अलवर, ठीक है। ये जिला आपका कौन सा है? डीग। ये जिला कौन सा है? डीग। और ध्यान रखना ये जो जिला है ये आपका कौन सा है? तो ये भरतपुर है। ये कौन सा है? भरतपुर, ठीक है। डीग किससे होकर बना है? भरतपुर से। अब देखिए जो है यहां अलवर जिले में, यहां अलवर जिले में आपको ध्यान रखना है, अलवर जिले में तो यहां देखो नदी किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रूपारेल नदी की, रूपारेल नदी की, ठीक है। और रूपारेल नदी, रूपारेल जो नदी है अलवर के, जो ध्यान थानागाजी तहसील है। कौन सी तहसील है? थानागाजी तहसील। थानागाजी तहसील है अलवर में, थानागाजी तहसील। इस थानागाजी तहसील में जो है पहाड़ी है उसका नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। बताओ पहाड़ी का नाम क्या है?
उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, यहां से यह नदी निकलती है और देखो कहां जाती है हम देखेंगे। तो देखिए जो है मानचित्र के आधार पर इसको आप समझोगे तो ये अलवर है और अलवर से ये निकलेगी, अलवर से, और अलवर से निकल करके डीग में जाएगी। कहां जाएगी? डीग में जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार अलवर, डीग और ये भरतपुर में, अलवर, डीग और ये कहां पर जो है भरतपुर में, भरतपुर में समाप्त हो जाती है। कहां समाप्त हो जाती है? भरतपुर में। तो ध्यान रखना ये जो पहाड़ी है यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है सर? तो आप कहोगे जो है यहाँ पर ये जो है उदयनाथ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ की। ये जो पहाड़ी है उदयनाथ की, इन पहाड़ी से निकलती है और ये जो भरतपुर का कुशलपुर गांव है, कौन सा गांव है? कुशलपुर गांव, ठीक है ना, यहां जाकर समाप्त हो जाती है। जो है कुशलपुर गांव के पास जहां पर मोती झील है, कौन सी? मोती झील। मोती झील भी इसका समापन स्थल माना जाता है। देखो नदियां हैं, नदियां जैसे वर्षा काल में बहती है तो कई बार ये उससे आगे भी निकल जाती है, कई बार वर्षा अधिक होती है तो ज्यादा आगे तक चल जाती है, कई बार कम होती है तो पहले समाप्त हो जाती है। कुशलपुर गांव या फिर आप याद रखना मोती झील, इसका जो समापन स्थल में ध्यान रखना कुशलपुर गांव या मोती झील आपको याद रखना है। यहां जाकर के क्या होती है? समाप्त होती है। कौन सी नदी? तो आपको ध्यान, रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। फिर से सुन लीजिए, रूपारेल नदी उद्गम के बारे में बात करें। रूपारेल नदी अलवर जिले की थानागाजी तहसील में स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर यहाँ पे डीग में बहते हुए, देखो 1 नंबर पे तो कौन जिला हो गया? अलवर, 2 नंबर पे कौन जिला हो गया? डीग, और 3 पे कौन सा हो गया? भरतपुर, ठीक है। तो यह रूपारेल नदी अलवर जिले में स्थित थानागाजी तहसील के उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर डीग में बहते हुए भरतपुर के कुशलपुर गांव में समाप्त हो जाती है या आगे ज्यादा वर्षा होने पर मोती झील में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? तो जानना रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। क्लियर है यहां तक? अब जानना पूर्व में ये जो नदी है, कौन सी नदी? रूपारेल नदी। पूर्व में ये रूपारेल नदी केवल 2 जिलों में बहती थी, अलवर और भरतपुर। अब भरतपुर से अलग जिला बना देगा डीग। कौन सा जिला बना देगा? डीग, ठीक है ना। तो इस प्रकार वर्तमान में यह जो नदी है, कौन सी? रूपारेल नदी, राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। क्रमशः याद रखना, क्रमशः अलवर, डीग, भरतपुर, अलवर, डीग, भरतपुर। तो वर्तमान में 3 जिलों में बहती है। पूर्व में ये अलवर और भरतपुर को डीग भरतपुर में था। तो पूर्व में, पूर्व का मतलब 9 गठित जिलों से पहले, अशोक गहलोत जी ने जो 19 जिले बनाए हैं उससे पहले की बात है, जब 33 जिले थे उस समय केवल राजस्थान के 2 जिलों में बहती थी, अलवर और भरतपुर क्रमशः, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उद्गम में क्या याद रखोगे? रूपारेल नदी कहां से निकलती है? अलवर जिले से, थानागाजी तहसील से, उदयनाथ की पहाड़ी से। प्रभाव क्षेत्र में आप क्या रखोगे? अलवर, डीग और भरतपुर, ठीक है। और राजस्थान राज्य में बहती है, केवल राजस्थान राज्य में समाप्त हो जाती है, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में समाप्त हो जाती है। सभ्यता की बात करें तो ध्यान रखना, इसमें भरतपुर में एक सभ्यता है इसके किनारे, और उस सभ्यता का नाम क्या है? तो ध्यान रखना आपको, नोह सभ्यता। कौन सभ्यता है? नोह सभ्यता। और नोह सभ्यता बताओ कहां है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। लोहयुगीन सभ्यता है नोह सभ्यता, और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? रूपारेल नदी के किनारे। कहां स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना कहां पर स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। समाप्त हो गया प्रवासी सभ्यता। बांध, अब देखिए, एक तो इस पर कौन सा बांध है? तो ध्यान रखना, एक तो इस पर सीकरी बांध है और एक मोती झील बांध है। तो यहां पर आप डीग में बात करोगे, कहां पर? यहां डीग में बात करोगे तो डीग में यहां पर इस पर एक बांध है और उस बांध का नाम क्या है? सीकरी बांध। क्या नाम है? सीकरी बांध। और आपको पता है यहां पर ये जो आपका बांध आता है यहां मोती झील, ठीक है ना, ये मोती झील बांध कह दो, ठीक है ना। ये किस पर है? तो ये भी किस पर? नदी पर है। ये ध्यान रखना जो है रूपारेल नदी पर। लेकिन ध्यान रखना ये मोती झील बांध ये कहां पर है? तो ये ध्यान रखना भरतपुर में है। कहा ये भरतपुर में। जबकि सीकरी बांध कहां पर है? आपको ध्यान रखना सीकरी बांध कहां पर है? तो सीकरी बांध स्थित है आपके कहां पर? ध्यान रखना डीग में। और यहां पर डीग में जो है डीग महल स्थित है। क्या स्थित है? यहां डीग में, यहां पर बात करो आप डीग में, तो डीग में यहां पर क्या है? डीग जल महल, डीग जल महल स्थित है। डीग महल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? डीग महल, ठीक है ना, डीग महल। और जहां डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग को, ठीक है ना। तो डीग वर्तमान में क्या बन गया? नया जिला बन चुका है, ठीक है।
तो बांध के बारे में उतनी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब देखो थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं, ये नदी जो निकलती है अलवर के थानागाजी तहसील पर जाती है डीग। डीग में ये सीकरी बांध में इसका पानी जाता है दाना, यानी सीकरी बांध स्थित है। फिर सीकरी बांध पानी आपूर्ति कराता है मोती झील को। फिर मोती झील से एक नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग को जोड़ती है, लोहागढ़ दुर्ग को जोड़ती है, उसका नाम है सुजान गंगा। अब देखो जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, उसके चारों तरफ जो पानी है वो सुजान गंगा नहर से उपलब्ध कराया जाता है, किससे? मोती झील से, ठीक है ना। तो एक तरह से जो चारों तरफ उसको आप खाई में जो पानी भरा उसको सुजान गंगा नहर कह सकते हो आप। तो वो कहां पर है? तो जाना भरतपुर में। तो देखिए चित्र के द्वारा हमने पूर्व में ही इसका चित्र इसलिए बनाया कि आपको चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल स्थायी हो जाए। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि आपको जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, हमने आपको एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, यहां पर भी क्लियर किया, फिर भी मैं आपको आगे और मानचित्र के द्वारा और एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको विषय वस्तु आपको समझ में। अब देखो जैसे ये उदयनाथ की पहाड़ी से डीग में गई, भरतपुर में गई। अब आगे मानचित्र में देखना आप अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रूपारेल नदी है। अब हमने आपको क्या बताया कि रूपारेल नदी कहां से निकलती है? अलवर से निकलती है। और अलवर की कौन सी तहसील से? थानागाजी तहसील से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी। तो यहां से निकली तो यहां पर फिर ये आगे जाएगी। तो यहां पर देखो डीग है, ये कौन सा जिला आ गया? डीग आ गया, ठीक है ना। ये पहला जिला हो गया, ये पहला जिला हो गया, ये दूसरा जिला हो गया, ठीक है ना। और फिर ये तीसरा जिला हो गया भरतपुर, ठीक है ना। 3 जिलों में बहती है। अब यहां से देखो जैसे डीग में जाती है, ठीक है ना, डीग में जाती है तो इस पर सीकरी बांध स्थित है, ठीक है ना। इस पर कौन सा बांध है? सीकरी बांध। और यहां पर ध्यान रखना अलवर में है ना, अलवर में आपको यह भी ध्यान, अलवर में जो है इस नदी पर नटनी का बारा, क्या बात कर रहा हूं मैं? नटनी का बारा, नटनी का चबूतरा नहीं, नटनी का चबूतरा तो उदयपुर में है, ठीक है ना, पिछोला झील के किनारे, ठीक है। और ये है नटनी का बारा, क्या है? नटनी का बारा, ठीक है। नटनी का बारा कहां है? तो आपको याद रखना अलवर में है। नटनी का बारा कहां है? अलवर में। अब देखो मैंने यहां पर आपको समझा देता हूं, यहां नटनी के बारा से ये जो रूपारेल नदी है ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो ये नदी चल जाती है जो आपके अलवर में जो जयसमंद बांध है, आप जाओगे, ठीक है ना, जो जयपुर और अलवर हाईवे जा रहा है उससे थोड़ा अंदर जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पर एक जयसमंद बांध भी है अलवर में, ठीक है ना। तो वहां एक तो वहां चल जाता है, उसको पानी की आपूर्ति होती है जयसमंद बांध को। और दूसरा ये भरतपुर की और एक दूसरी शाखा निकल जाती है भरतपुर की तरफ, ठीक है। तो नटनी के बारा से ये रूपारेल नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो चल जाता है जयसमंद बांध को, जो कि कहां पर है? अलवर में स्थित है, ठीक है ना। और दूसरा जो बांध है, ठीक है ना, सॉरी दूसरी जो शाखा है वो भरतपुर में चली जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो नटनी का बारा पूछे अलवर में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना रूपारेल नदी के किनारे। आगे डीग में पहुंचती है, डीग में इस पर सीकरी बांध है। फिर आगे जो भरतपुर में जाती है, और भरतपुर में सामान्यतः कहां समाप्त हो जाती है? मैंने आपको बताया भरतपुर में सामान्य कुशलपुर गांव में समाप्त हो जाती है। लेकिन ज्यादा वर्षा होने पर मान लीजिए यह नदी जो है, कहीं आप में पुस्तक में पढ़ोगे तो ये कहां गिर जाती है? तो ये कौन सी है? मोती झील। कौन सी है ये? मोती झील बांध, ठीक है ना, यहां पे जाके गिरती है। और बताओ ये कहां है मोती झील बांध? तो हमने आपको बताया भरतपुर में। कहां पर? ये भरतपुर में, यहां जाके समाप्त हो जाती है। अब देखो इस मोती झील बांध को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। और इस मोती झील बांध का निर्माण करवाया था किसने? जो भरतपुर के जो महाराजा थे, महाराजा सूरजमल, उसने मोती झील बांध का निर्माण करवाया। रूपारेल नदी की बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने इस नदी पर मोती झील बांध का निर्माण करवाया। और किनको? महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसको? तो जाना इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया था बताइए? महाराजा सूरजमल ने, ठीक है ना। और महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून, जाटों क्या कहते हैं? अफलातून, अफलातून, जाटों का अफलातून कहते हैं। इस महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और इस मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। कहां पर? मोती झील में, ठीक है। अब आप देखो इस मोती झील से आप देखिए
ये सुजान गंगा नहर निकाली गई है। ये जो भरतपुर, ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, ये जो आपको दिख रहा है लोहागढ़ दुर्ग, ये वाला, ये जो लोहागढ़ दुर्ग दिख रहा है, इसके चारों तरफ खाई है पानी की, ठीक है ना। और इस खाई में जो पानी आ रहा है वो सुजान गंगा नहर, जो मोती झील से जो नहर निकाली गई सुजान गंगा नहर, वो क्यों निकाली गई? इस भरतपुर का जो दुर्ग है, ये लोहागढ़ दुर्ग है, इसको पानी की आपूर्ति के लिए तो इसको जोड़ती है। ये सुजान गंगा नहर मोती झील बांध और किसको? लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जोड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसको हम विथ जो है नोट्स के साथ इसको अध्ययन करते हैं। हम पढ़ रहे थे रूपारेल नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे थे बताइए? रूपारेल नदी। अब देखो इसके एक एक पॉइंट को देखना, हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। अब रूपारेल नदी में आपको अध्ययन करना है कि सर्वप्रथम इसके जो है उपनाम क्या है। उपनाम क्या है तो बताइए, आपको याद होगा उपनाम क्या है, बताइए उपनाम। तो पहले हम अध्ययन करेंगे इसके उपनाम के बारे में, इसके उपनाम के बारे में। तो आपको पता है इसको क्या क्या कहते हैं उपनाम। तो देखो उपनाम में आपको याद रखना है, इसको ले, पीछे क्या ले, तो इसको कहते हैं लसवारी नदी। क्या कहते हैं इसको? लसवारी नदी। इसको कहते हैं लसवारी नदी। इसी को कहते हैं रूप नारायण नदी। क्या कहते हैं इसको? रूप नारायण नदी। ठीक है, रूप नारायण नदी भी इसी को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में क्या याद रखोगे? जो है स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? वराह नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराह नदी। ये भी ध्यान रखना है, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? वराह नदी कहते हैं। फिर आगे ध्यान रखना है आपको कि ये निकलती कहां से? उद्गम के बारे में बात करें, उद्गम। तो अभी आपको बताया था कहां से निकलती है, बताइए, याद करिए। ये निकलती है अलवर जिले से। अलवर, और अलवर में कौन सी तहसील? थानागाजी तहसील। थानागाजी तहसील से निकलती है, ठीक है ना। और थानागाजी तहसील में कौन सी पहाड़ी? तो आपको याद रखना है उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर, अब आपको याद रखना प्रभाव क्षेत्र। अब निकल गई ये नदी तो बहेगी कहीं ना कहीं। प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करें, प्रभाव क्षेत्र। तो प्रभाव क्षेत्र में आपको याद रखना है यह नदी कहां कहां बहती है। तो हम बात करेंगे यह नदी सर्वप्रथम देखो अलवर में तो बह रही है, एक जिला तो ये हो गया अलवर। और अलवर के बाद में क्रम से बात करेंगे हम, क्रम से फिर जाएगी डीग में। कहां जाएगी? डीग में। और डीग के बाद में तीसरा जिला कौन सा होगा? भरतपुर। कहां जाएगा? भरतपुर। अब ध्यान रखना, नोट डाल के लिखना है आपको। नोट डाल के क्या लिखना है? देखिए जो है कि पूर्व में यह नदी अलवर व भरतपुर जिले में, अलवर व भरतपुर जिले में बहती थी। अब अलवर से अलग जिला कौन सा बना दिया? डीग। तो वर्तमान में ये जो नदी है, ये ध्यान रखना कहां कहां बहती है। वर्तमान में यह नदी बहती है कहां पर? अलवर, डीग और भरतपुर, ठीक है। अब आपके सामने आएगा जो है कहां जाके समाप्त होती है। तो आपको ध्यान समाप्त, यह नदी कहां जाके समाप्त होती है? तो आपको ध्यान ये भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और भरतपुर में भी कहां पर? भरतपुर में जो कुशलपुर गांव है, कुशलपुर गांव। और कुशलपुर गांव ऑप्शन में नहीं हो तो आपको याद रखना मोती झील। कहां पर? मोती झील में। यहां जाकर ये नदी समाप्त होती है। क्लियर है यहां तक? अब आप आगे देखोगे इसमें समाप्त हो गई। अब देखिए इस नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है? सभ्यता कौन सी स्थित है? तो आपको ध्यान है इस नदी पर कौन सभ्यता स्थित है? नोह सभ्यता। नोह सभ्यता है। और नोह सभ्यता कहां पर है? तो आप याद रखोगे भरतपुर। कैसी है? लोह युगीन। लोह युगीन सभ्यता है, ये भी ध्यान है, ठीक है। क्लियर है? अब आगे हम पढ़ेंगे रूपारेल नदी पर कौन सा
महल किनारे पर क्या स्थित है, कौन से बांध स्थित है। पहले बांध के बारे में देख लेते हैं हम। हमारा पॉइंट चल रहा था रूपारेल नदी है, और रूपारेल नदी में आगे क्या आएगा, देखिए रूपारेल नदी में हमें पढ़ना है आगे। तो देखिए रूपारेल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, रूपारेल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है। बांध के बारे में बात करें, रूपारेल नदी पर बांध, रूपारेल नदी पर जो है बांध, बांध कौन कौन से स्थित है। तो देखो इस नदी पर एक तो आपके देखो नटनी का जो बार है, उससे पहले जो एक जो शाखा जाती है उस पर तो जयसमंद बांध है, ठीक है ना। और आपका जो बांध है एक तो कौन सा, एक तो आपका जयसमंद बांध हो जाएगा, जयसमंद बांध, जयसमंद बांध। ये कहां है सर, अलवर में। नटनी का बारा, सॉरी नटनी का बारा नहीं, नटनी का बारा से इसकी दो शाखाएं अलग होती है, अलवर में है, ठीक है ना, अलवर में, ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना जो इस पर है सीकरी बांध, सीकरी बांध। और सीकरी बांध कहां पर है, आपको याद रखना डीग में, डीग में। और एक आपको याद रखना है कौन सा, जो है मोती झील बांध, मोती झील बांध, ठीक है। और ये कहां है, तो ये आपको याद रखना भरतपुर में, कहां है, भरतपुर में। इससे महत्वपूर्ण बातें याद रखना, इसका निर्माण, इसका निर्माण महाराजा, महाराजा सूरजमल ने करवाया था, करवाया था, महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ठीक है। ये जानना, ठीक है। मोती झील, देखो इस मोती झील को, इस मोती झील को क्या कहते हैं, भरतपुर, भरतपुर की लाइफलाइन, भरतपुर की लाइफलाइन, मतलब आप कह सकते हो जीवन रेखा, हिंदी में जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं, मोती झील बांध, ठीक है। अब देखो महाराजा सूरजमल को है ना, महाराजा सूरजमल को, महाराजा सूरजमल को क्या कहते हैं, महाराजा सूरजमल को, तो जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, वह जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून किसको कहते हैं, महाराजा सूरजमल को, ठीक है ना। इस मोती झील बांध में, इस मोती झील बांध में जो है नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, नील, इस मोती झील बांध में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो ये बात अब देखना, मोती झील बांध का निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने, क्यों करवाया, भरतपुर को इस नदी के बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने इस नदी पर जो है मोती झील बांध का निर्माण करवाया भरतपुर में, ठीक है ना। इसलिए मोती झील बांध को भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। और इस मोती झील बांध में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है। अब देखिए इस नदी के किनारे जो है, रूपारेल नदी के किनारे हम बात करें, किनारे, ठीक है, किनारे, किनारे कलर यही ले लेते हैं जिसे पता रहेगा क्या पॉइंट क्या चल रहा है हमारा, ठीक है। ये किनारे, तो आपको ध्यान रखना है इसके किनारे जो है डीग महल, क्या, डीग महल कहां स्थित है, डीग में स्थित है। डीग महल कहां स्थित है, डीग में। और यहां डीग को जो है जल महलों की नगरी कहते हैं, जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है, डीग को। ये भी आपको याद रखना है। और डीग क्या है, वर्तमान में नया जिला है जो किससे अलग होकर बना है, भरतपुर से, ठीक है ना। इस प्रकार आपकी कौन सी नदी होती है, रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी को देखो हमने जितना प्रयास था आपको प्रत्येक चीज समझाने का प्रयास किया है, हर प्रकार का चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो सारी चीज आ गई, उद्गम आ गया, प्रभाव चित्र आ गया, समाप्त आ गया, सभ्यता हो गई, नौ सभ्यता, बांध हो गया आपके, ठीक है ना, बांध हो गया, सीकरी बांध हो गया, ठीक है ना।
ये आपके सारे जो है सीकरी बांध, कापरे डीग में, ठीक है, मोती झील बांध हो गया, आपका नौ सभ्यता, लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है ना, सारी चीजें आपके अंतर्गत आ गई। तो इस प्रकार आपको नदी का अध्ययन करना है। आपको अगर हमारी ये विषय वस्तु पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो है, उसका नाम है आपनो गुरुकुल विद श्याम, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और आप जो है इन क्लासों को भी जो है दूसरों को शेयर करें, जिससे सभी लोग इसकी विषय वस्तु का लाभ उठा सके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप पहले उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन विधि हम इस प्रकार तैयार करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नदी के साथ।